बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान है और मैं आप लोगों की बीएस केमिस्ट्री 8th सेमेस्टर का एक जो कोर्स है जिसका टाइटल है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मल एनालिसिस, इसका इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज के इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम एक चैप्टर है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसको स्टडी करेंगे और आज इसका पहला लेक्चर है। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो मेरे पास सब्जेक्ट है, टाइटल आपके सामने शो हो रहा है, ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मल एनालिसिस। इसमें दो चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और दूसरा चैप्टर है थर्मल एनालिसिस। और आज हम पहला चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप लोगों ने 7th सेमेस्टर में एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, तो ये उसी से ही लिंक्ड है, रिलेटेड है, उसी की ही यूँ समझ लें, इसको ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, जिसमें आपने एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, उसको अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो यहाँ इस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक थर्ड फॉर्म है, थर्ड टाइप है, पहली इमिशन, इस तरह एब्जॉर्प्शन और तीसरी हमारे पास ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, समझ है, तो ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, थोड़ा सा पहले 5-6 मिनट में मैं आपका जो आपने प्रीवियस पढ़ा है और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी भी टाइप को पढ़ने के लिए, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, हिंट दे दूँगा। बाकी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा या आप लोग इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम तेज़ी से अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, एटॉमिक की या मॉलिक्यूलर की या एब्जॉर्प्शन इमिशन की बात नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इट इज़ बेसिकली द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। सिंपल दो लफ्ज़ की इसकी डेफिनेशन है कि लाइट का मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मीन उनको लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको कहते हैं। तो खैर यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हैं कि लाइट का मैटर के साथ ताल्लुक, इंट्रैक्शन क्या है, इसको हमने स्टडी करना, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर उसके आगे कैटेगरीज हैं। तो लाइट का मैटर के साथ क्या रिलेशन है। जब लाइट किसी मैटर पे पड़ती है, मैटर का आपको पता है कोई भी एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी मैटर है, ठीक है। तो किसी भी मैटर के ऊपर जब लाइट पड़ती है, कोई भी लाइट, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, जिसमें एक्सरेज हैं, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी, इसको हम डिटेल में देखते हैं अभी। तो इसमें से कोई भी लाइट हो, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, अगर लाइट पड़ती है किसी मैटर के ऊपर, तो वो जाकर उस मैटर के अंदर कौन सी चेंजेस लाती है, उसके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे उसके साथ बिहेव करती है, ये उसका सारा लाइट सोर्स से लेकर कहाँ से लाइट आ रही है, लाइट की नेचर क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद वो किस मैटर पे जाकर जो है वो फॉल हम उसको करवा रहे हैं, उसके बाद वो मैटर के अंदर कौन सी चेंजेस लाएगी, मैटर के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, उसकी क्या आगे एप्लीकेशंस हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और इस सारी बातों को एक लाइन में उन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दिया है कि द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक लाइट जो है वो मैटर के साथ 3 तरह से इंटरेक्ट करती है। होप सो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो किस तरह से इंटरेक्ट करती है, सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास मैटर पड़ी हुई है, मैटर में हम किसी एक एटम को ले लेते हैं, कोई एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, सिंपलेस्ट सिस्टम से अगर आप स्टार्ट करें, तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, उस हाइड्रोजन एटम का यहाँ इस तरह से मैं उसका एक ऑर्बिट बना लेता हूँ। आपको पता है कि उसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे। अच्छा जी,
बस इसको इलेक्ट्रॉनिज्म कर ही लें। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई लाइट फॉल करवाते हैं। अब लाइट आकर अगर इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल टोटली रिमूव कर देती है, इतनी स्ट्रांग एनर्जी की लाइट आपने उस पर फॉल करवाई कि जब इलेक्ट्रॉन ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने फिर उसके जो पाँव है वो ज़मीन पे नहीं टिके, उसने इसको अपनी असल को छोड़ दिया और अपने ओरिजिन से भाग गया। उसने हाइड्रोजन एटम को ही छोड़ दिया, वो यहाँ से निकल गया। तो हाइड्रोजन का जो एक अकलौता इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से जब निकल जाएगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन बन गया ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन कहलाता है। तो अगर लाइट आकर किसी भी एटम पे किसी भी मैटर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर देती है टोटली, उसको आयन्स में चेंज कर देती है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो पहला इसमें इलेक्ट्रॉन का ये इंट्रैक्शन है, इस तरह से आयोनाइजेशन लाइट जो है वो मैटर के साथ इस तरह से इंट्रैक्ट कर सकती है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास स्कैटरिंग। लाइट जो है वो क्या करती है, आपने कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि अगर यही लाइट, जो ये लाइट सोर्स मैंने यहाँ पे डाली है, एक्सरेज नॉर्मली हम यहाँ पे करते होते हैं, एक्सरेज की ये एबिलिटी है। अब ये आती है क्या करती है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, मैटर के इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी तो क्या होगा, ये सिंपल अपना पाथ चेंज कर लेगी, ये स्कैटर हो जाती है, लाइट खुद स्कैटर हो जाती है, अपनी कुछ एनर्जी उसको देगी जिससे इलेक्ट्रॉन की सिर्फ स्पीड पे फर्क पड़ेगा, वो उस की क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी, उसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव नहीं होता, उसकी आयोनाइजेशन नहीं होती। सिंपल इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग, कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो गई, किसी एंगल पे खुद स्कैटर हो जाएगी। और लाइट जिस एनर्जी की लाइट आ रही है जब वो यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी तो ये कॉम्पटन इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ा होगा, उसकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकमिंग इंसिडेंट लाइट की वेव लेंथ कम होती है, लेकिन जब जहाँ से वो टकराती है और स्कैटर्ड होती है किसी एंगल पे, तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वेव लेंथ है उसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, वेव लेंथ बढ़ जाती है। आपको पता है एनर्जी और वेव लेंथ का हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेशन होता है। जितनी किसी रेडिएशन की, लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो ये स्पेक्ट्रम भी आपने देखा होगा। तीसरा इसमें जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है लाइट उसके साथ जो काम कर सकता है वो है एक्साइटेशन। अगर जो लाइट आ रही है उसकी इतनी पावर नहीं है, इतनी अथॉरिटी उसके पास नहीं है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ही नॉकआउट कर दे, उसकी इतनी मतलब है कि पावर नहीं है कि वो अपना पाथ चेंज कर दे, स्कैटर्ड हो जाए, वो अपनी एग्जिस्टेंस को जो है आती है, ठीक है, लाइट, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब नहीं होती लाइट, मतलब मुकम्मल तौर पे उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती, बस थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी में, उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी वेवलेंथ के अंदर, लेकिन फिर भी स्टिल वो मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में, स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, उसने ज़ाहिर पंगा एक लिया तो सही, टकराई तो सही, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई, स्कैटर्ड हो गई विद लेस एनर्जी। एक और बात है एक्साइटेशन। अगर लाइट जो है वो बस उसकी एनर्जी कम है, उससे भी कम है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकती है, ना वो स्कैटरिंग का फिनोमिना शो कर सकती है, तो मीन उसमें फिर ये होगा कि एक और टाइप का इंट्रैक्शन है जिसमें वो कहता है एक्साइटेशन होगी। वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब वो लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को मुकम्मल तौर पर अब्जॉर्ब कर देगा, और अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसी एटम के, उसी न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर, लेकिन वो क्या करेगा, वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो वो मूव करके हायर एनर्जी लेवल पे उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, एक्साइटेशन हो गई। तो अगर इस तरह से काम होता है कि लाइट आपने फॉल करवाई और मैटर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो इसको हम कहते हैं कि क्या हुआ, एक्साइटेशन हुई। इस तरह से इंटरेक्ट करता है। फिर इसके अंदर आगे आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर यूवी विजिबल लाइट आ रही है, एनर्जी उसकी आपको पता है ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाना, के शेल से एल शेल में चले जाना, एल शेल से एम शेल में चले जाना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। और सिर्फ अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस जो हैं वो इसकी जिम्मेदार होती हैं, ये काज कर सकती हैं। बट इफ़ इनकमिंग लाइट आपकी इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की आपको पता है एनर्जी जो है वो विजिबल यूवी से कम होती है, तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे
ग्राउंड फ्लोर से उठाकर वो उसको फर्स्ट फ्लोर पे फेंक दे, इतनी ताकत उसके पास नहीं है। वो क्या करेगा, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक तो नहीं जा सकता, वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए जो 10 सीढ़ियाँ हैं वो 2-4 सीढ़ियाँ अबूर करवा देगा। मीन टू से आप लोग पढ़ते होते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर ड्रा करके दिखा सकता, आपको नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग इसको अपने पास इसका थोड़ा सा स्केच बना लें। ये पेन आ गया और इसको रेस कैसे करते हैं, चलें छोड़ें, नहीं पेन नहीं आया, पेंट लेना है। अच्छा यहाँ पे जगह है यहाँ पे देखें, आपके यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यानी ये E1 है और ये E2 है, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल। अगर तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इतनी एनर्जी की है, यूवी विजिबल है, तो वो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पे फेंक देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, और अगर ये IR रेडिएशन है, एनर्जी कम है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकती, ये यहाँ तक कहीं पे पहुँचा देगी। ठीक है, इसको कहते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। आपको पता है कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के दरमियान काफ़ी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इसको हम यूँ ड्राइए, एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है, ये दूसरा V0, V1, V2, V3, V4, V4 इसी तरह फिर वाइब्रेशनल के दरमियान, वाइब्रेशनल के अंदर काफ़ी सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होती हैं, फिर रोटेशनल के अंदर काफ़ी सारे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल होती हैं। वो बहुत जो है वो उस तरह उनकी ट्रांजिशन के लिए जितना, ये तो एक सिंपल बात है, जितना एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांग, उतनी ज़्यादा एनर्जी की लाइट आपको चाहिए होगी उस एक्साइटेशन के लिए। तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी का गैप सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल जो है वो लाइट चाहिए। इसके बाद क्या नाम है, अगर आपने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करवानी है, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल तक जाना है, तो एनर्जी का गैप कम है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन से काम चल जाएगा। अगर आपने रोटेशनल ट्रांजिशन करवानी है तो फिर आपको जो है वो माइक्रोवेव रेडिएशंस देनी पड़ेंगी, उससे वो रोटेशन उसको करवा देगा। तो ये एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है, जितना एनर्जी का गैप दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी की लाइट आपको चाहिए होगी। तो ये सारी जो डिस्कशन है ये हमारे पास एक्साइटेशन में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी एक्साइटेशन है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी एक्साइटेशन है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी एक्साइटेशन है, बस इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बातें वो हैं जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ना क्या था और हम किधर निकल गए हैं, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स, 4 किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, ये आप लोग प्रीवियस 7 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सिंपल एब्जॉर्प्शन क्या है, इमिशन क्या है, ठीक हो गया। और एक जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो है ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरह स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। खैर हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन सी पढ़नी है भला, ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, व्हाट इज ल्यूमिनेसेंस? ये बेसिकली वही इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है, उसी से ही रिलेट करती है। यहाँ पे भी काम वही एब्जॉर्प्शन और इमिशन वाला ही होता है। ठीक है, तो बेसिक जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। और जो बेसिक डिफरेंस है ना ल्यूमिनेसेंस का, आपको पता है इसमें भी ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इसमें लाइट इमिट होगी। जब कोई एटम अब्जॉर्ब करेगा इनकमिंग लाइट को और उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। कुछ बेसिक बातें जो पहले आपने पढ़ी होगी वो मैं रिकॉल करवाना ज़रूरी है। आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी इमिट करती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट इमिट करे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करे, वो कब इमिट करेगी, वो तब जो है वो एनर्जी इमिट करेगी तब जब पहले हम उसको क्या करें, हीट अप करें। आप किसी भी बॉडी के ऊपर जब लाइट फॉल करवाते हैं तो वो क्या होता है, हीट अप हो जाती है। बल्ब है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या लाइट के जरिए किसी भी तरह से वो हीट अप हो जाता है। तो हमेशा एनर्जी तभी इमिट होती है, इमिशन तब होती है जब वो हीट अप हो। हीट एनर्जी फिर उसकी क्या है, वो बाहर निकलती है, इमिशन होती है। इसको हम हॉट इमिशन भी कहते हैं, हॉट एनर्जी वो भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ल्यूमिनेसेंस उससे हट के है, ये कोल्ड इमिशन है।
ये कोल्ड लाइट, इसमें से जो लाइट निकलती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है। जिससे आप इसका यूज़ जब पढ़ेंगे ये एनर्जी सेवर में, या जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, या जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं, उसके ऊपर जब हमारी लाइट पड़ती है तो वापस वो लाइट शो करता है। जो लाइट गुजरने के बाद भी वो थोड़ा बहुत हमें नज़र आता रहता है, इसको फास्फोरेसेंस कहते हैं। खैर इसको आगे जाकर डिटेल। तो ये कोल्ड एनर्जी है। इसमें जो लाइट हम उसके ऊपर डालते हैं वो लाइट जाकर उसका टेम्परेचर नहीं राइज कर देता, हीट अप नहीं कर देता। बाकी जितनी भी टाइप ऑफ लाइट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसको हीट अप करेगी, लाजमी सी बात है, उसका टेम्परेचर राइज करेगी। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं करना। ये बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और ल्यूमिनेसेंस के अंदर, कि इसमें टेम्परेचर नहीं राइज करता। इसमें से ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो हमें ल्यूमिनेसेंट लाइट इमिट होती है, जो हमें वहाँ से एनर्जी क्या नाम है ऑब्टेन होती है, वो कोल्ड होती है, टेम्परेचर उसका हाई नहीं होता। इसको कोल्ड लाइट भी कहते हैं। इसके लिए फिर ल्यूमिनेसेंस मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं उसका सोर्स कौन सा होगा, तो ये चीज़ें हमने देखनी है। खैर अब हम स्टार्ट करते हैं, ल्यूमिनेसेंस क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरह से, इसको जितना एलेबोरेट किया जाए उतना कम है। काफ़ी सारी बुक्स हैं, हर बुक के अंदर काफ़ी सारा डिटेल में लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे इतना कि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएं, वो आपको बता दी जाएँ। कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए जो आपके इस स्कोप पे आपको पता होना चाहिए, तो कोशिश होगी। बाकी इसके अलावा इल्म एक समंदर है, बुक्स आपके पास बेशबहा मौजूद हैं, जितनी कहें आपको मिल जाएंगी। ल्यूमिनेसेंस पे जितना पढ़ना चाहें, कोई इसकी हद नहीं है, तो अपने तौर पे आप तैयारी करें। What is luminescence? Is the emission of light from any substance and occurs from electronically excited states. तो ल्यूमिनेसेंस भी बेसिकली इमिशन ही है, कि किसी भी सब्सटेंस से लाइट का इमिट होना। कब, कैसे इमिट होना? जिसको आपने एक्साइट किया हुआ हो, आपने पहले उसको एक्साइट किया होगा, उसके एक्साइटेड स्टेट जब डी एक्साइटेड फॉर्म में आएगी, उससे जो लाइट इमिट होती है ये ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। जब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सिंपल इमिशन का और ल्यूमिनेसेंस में जो इमिशन होती है उसका फ़र्क भी आपको क्लियर नज़र आएगा। टाइम पीरियड का फ़र्क है इसके अंदर, लाइट की इंटेंसिटी का फ़र्क है। एक डिफरेंस इसमें यह भी है कि इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जिस एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब होती है उसी एनर्जी की लाइट इमिट होती है। अभी आपने पढ़ा था कि इंसिडेंट लाइट की जितनी एनर्जी होगी, इमिटेड लाइट की एनर्जी उतनी ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करने के लिए आपको जिस एनर्जी की लाइट चाहिए, जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है तो उतनी ही एनर्जी का, उतनी ही क्वांटम का जो फोटॉन है लाइट वो इमिट करता है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ पे किसी किस्म की एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती इंसिडेंट लाइट की। लेकिन ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपकी जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो वेस्ट होगी। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी, लेकिन जब वो इमिट होगा तो वो एनर्जी उतनी नहीं होगी, वो कम एनर्जी का फोटॉन जो है उससे कम एनर्जी का फोटॉन इमिट करेगा, ठीक है। इन्हें आप कह सकते हैं कि जो एक्साइटेड की एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेड। एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा होगी, इमिटेड एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। तो ये ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके अंदर फिर एक्साइटेड स्टेट की नेचर की बेस पे कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ये तो इसकी आगे फिर डिटेल है। तो बेसिक जो डिफरेंस है ना वो बेसिकली एक ही बात है, और उसको फिर हम एक्साइटेड स्टेट की नेचर की बेस पे डिसाइड करते हैं, दैट इज़ टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक वहाँ पे रहता है, उस टाइम की बेस पे, टाइम की पीरियड की बेस पे हमारे पास ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो टाइप्स है, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। इनके अंदर बिल्कुल सेम प्रोसीजर हो रहा है, सेम फिनोमिना है, सारा कुछ सेम है। सिर्फ इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, टाइम का डिफरेंस है। फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस को हम डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, ज़्यादा है। एक कंडीशन इसमें टाइम की है, दूसरी कंडीशन इसमें ट्रिपलेट स्टेट की है, कि फ्लोरेसेंस के अंदर सिंगलेट स्टेट इन्वॉल्व होती है, फास्फोरेसेंस के अंदर ट्रिपलेट स्टेट इन्वॉल्व होती है। ये स्टेट्स क्या होती हैं, इनको हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो। अब ल्यूमिनेसेंस की समझ आ गई, उसकी दो टाइप्स हैं, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस को। अब हम इंट्रोडक्शन है फ्लोरेसेंस को देखते हैं, ये क्या होती है। फ्लोरेसेंस इज द फ्लोरेसेंस इज अ फोटोल्यूमिनेसेंस की एक ऐसी टाइप है इन विच एटम और मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड। एक्साइट होंगे, कैसे होंगे, एक ही तरीका है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे
एक्साइट हो गया, हाँ जी हो गया, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, देन दिस एक्साइटेड स्पीशीज रिलैक्स टू द ग्राउंड स्टेट। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टेबल नहीं है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में अपने घर वापस आना चाहेगा। सो इट रिलैक्स टू द ग्राउंड स्टेट गिविंग अप देयर एक्सेस एनर्जी एज फोटान। उसके बाद वो अपनी एनर्जी जो है वो एक्सेस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो फोटान की फॉर्म में इमिट करेगा और वापस आ जाएगा। ये है फ्लोरेसेंस विच इज़ वेरी मच नियर टू द सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको आप डायग्राम से देखेंगे तो फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। दूसरा है व्हाट इज फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। बस ये फ़र्क है, वो था कि जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन गया था वहीं से वापस आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएगा, फिर इंटरक्रॉसिंग होगी, ट्रिपलेट स्टेट बनाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा। तो ये सारा काम करने में उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मीन टू से इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाता है किसी तरह से तो वो फास्फोरेसेंस है, अगर वो फ़ौरन वापस आ जाता है तो वो फ्लोरेसेंस है। इसका टाइम पीरियड की एक हमारे पास रेंज भी है, इसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ पे इसके प्रोसेस को पढ़ें, फ्लोरेसेंस क्या है और फास्फोरेसेंस क्या है, इस प्रोसेस को समझें। आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, S0 इसको कहा गया है। ये आपके पास सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है S1, उसके बाद ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S2 है। ये सारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स ही हैं। ये सिंगलेट स्टेट क्या है, डबलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, इसको हम आगे स्पिन के साथ जो है वो रिलेट करके डिराइव करेंगे। अब आपको पता है कि जो जो हम अपर जाते हैं एनर्जी ज़्यादा है, ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन में से, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, जब वो इस इनकमिंग एनर्जी को, इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइट होकर चला जाएगा S1 पे या S2 पे। अब बेसिकली यहाँ पे जो S1 है ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, और S2 बेसिकली ये एक इसका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। S0 से S1 तक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बनती है, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये पहला, ये दूसरा, इस तरह से। उसके बाद मैंने आपको कहा कि हर दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दरमियान काफ़ी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, इनके दरमियान भी होंगे इस तरह से, ठीक है, इनके दरमियान भी हैं। तो ये उसने एक यहाँ पे दिखाने के लिए एक ही शो किया है। आप इसको अगर मिक्स कर रहा हो S2 तो आप इसको V0 भी कह सकते हैं या V1 भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या जाएगा, ये यहाँ तक भी जा सकता है, सिंपल उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे चला जाए, ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल तक चला जाए, ये सेकंड वाइब्रेशनल लेवल तक चला जाए, ये थर्ड वाइब्रेशनल लेवल तक चला जाए। तो ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इस एनर्जी लेवल के किसी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तक पहुँच जाएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, ठीक है। अब उसके बाद जब ये रिलैक्स होगा तो पहले क्या करेगा, उस वाइब्रेशनल लेवल से, हायर वाइब्रेशनल लेवल से पहले इस हायर एनर्जी लेवल में आएगा, यानी V3, V2, V4 से ये V0 पे आएगा पहले। ये इसका V0 भी है, ये इसका जो है वो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की भी है। तो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। S0 से S1 के दरमियान काफ़ी सारे वाइब्रेशन लेवल हैं। इस तरह S1 से आगे जो S2 होगा इसके दरमियान भी काफ़ी सारे वाइब्रेशन लेवल होंगे। यहाँ पे इसको S2 की बजाय वाइब्रेशनल लेवल ही शो करने चाहिए थे, दो ही हमारे पास स्टेट्स काफ़ी हैं। तो S1 के बाद आप इसको V0, V2, V1 इस तरह से जो है वो ड्रा कर लें। तो ये किसी हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे पहले डी एक्साइट होगा और इस दौरान कुछ इसकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। और ये एनर्जी इतनी कम होती है, ये थर्मल फॉर्म में जो है वो हीट की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। और याद रख लें, स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारी मेजरमेंट में नहीं आती। जो हमारी एनर्जी लाइट इमिट हो रही है, कितनी एनर्जी की लाइट इमिट हो रही है, जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर करेगा वो सिर्फ उस लाइट को मेजर करेगा जो लाइट की फॉर्म में इमिट हो रही है। जो हीट की फॉर्म में एनर्जी है उसको यूँ समझ लिया आप, वो एनर्जी वेस्ट जा रही है, वो स्पेक्ट्रोमीटर उसको मेजर नहीं करेगा। तो ये इसको इंटरनल कन्वर्जन भी कहते हैं कि एक ही एनर्जी लेवल के अंदर रहते हुए, वो एक ही एनर्जी लेवल है, S1 ही है, एक ही एनर्जी लेवल के किसी वाइब्रेशनल लेवल
किसी हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट हो रहा है तो ये कहलाती है इंटरनल कन्वर्जन। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होगी, वो हमारी मेजरमेंट में नहीं आएगा। अब देखें, यहाँ उसने एब्जॉर्ब की थी तो यहाँ तक गया था। इस दौरान लेट्स सपोज अगर उसने 10 जूल अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की थी तो 1 जूल या 2 जूल एनर्जी उसकी यहाँ पे हीट की फॉर्म में ज़ाया हो गई। हायर डायरेक्ट वो हायर वाइब्रेशनल लेवल से यहाँ तक नहीं आ सकता, वो हायर वाइब्रेशनल लेवल से पहले इस लो वाइब्रेशनल लेवल पे इस NS1 पे आएगा, फिर यहाँ से वो डी एक्साइट होकर वापस यहाँ पे आएगा। तो इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। एक बात ये कि वो वहाँ पे गया, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे वो रुका, इसका टाइम होता है कितना टाइम है टाइम ऑफ स्पैन इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, 10⁻10 नैनो सेकंड्स, ठीक है, 10 नैनो सेकंड्स। अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद इस स्टेट में सिर्फ 10 नैनो सेकंड्स के लिए रहता है, इतना टाइम पीरियड है वहाँ पे उसके स्टे करने का, 10 नैनो सेकंड्स रहने के बाद वो फ़ौरन से वापस आ जाता है, तो ये कहलाएगी उसकी फ्लोरिसेंस। इसमें फिर एक और बात सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की भी होती है, ठीक है, उसके साथ रिलेट करके हम क्या नाम है फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लेक्चर का टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को, क्योंकि इसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपका बेसिक नॉलेज है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो लेकिन सारी बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इस डायग्राम को, इस फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस की फिनोमिने को और सिंगलेट और एक्साइटेड स्टेट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके पास इसमें कोई ख़ास चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। आप अपनी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो आपने 7th सेमेस्टर में पढ़ा है थोड़ा सा उसके बेसिक कंसेप्ट रिकॉल कर लें, उसको रिवाइज कर लें, तो आपको ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट कैरी करेंगे। आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो इसी वीक में आपकी डिस्कशन क्लास भी होगी जूम पे, उसमें हम जो चीज़ें यहाँ पे कमी बेशी रह गई है वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे।